दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम जिस फिल्म पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है वेनम द लास्ट डांस। इस फिल्म की खासियत यह है कि इसमें न सिर्फ ढेर सारे सिंबल्स देखने को मिलते हैं बल्कि इनके गॉड यानी नल की भी मौजूदगी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां हम आपको वेनम द लास्ट डांस की पूरी कहानी समझाएंगे। जो लोग अब तक इस फिल्म को नहीं देख पाए हैं वो भी घर बैठे इस कहानी का पूरा आनंद ले सकते हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। अब वेनम 3 की शुरुआत होती है टिंटार में, जहां हम देखते हैं कि एक जगह पर कई सारे सिंबल्स मौजूद हैं और उनके बीच में नल बैठा है। नल वही है जो इन सभी सिंबल्स का गॉड है, लेकिन इस वक्त नल कैद में है क्योंकि उसके हाथ पैर और पूरे शरीर को बाकी सिंबल्स ने जकड़ लिया है। नल कहता है, मैं नल हूँ, अंधकार का भगवान, और मैंने ही इस सिम्बायोट प्रजाति को जन्म दिया है। वो बताता है कि कई साल पहले वे अपने अंधेरे के साम्राज्य में खुश था, लेकिन फिर अचानक रोशनी आई और उसके साम्राज्य को उससे छीन लिया गया। इतना ही नहीं, उसके अपने बनाए हुए सिम्बायोट बच्चों ने भी उसे धोखा दिया है और उसे क्लिंटार में कैद कर दिया है। अब नल कहता है कि इस कैद से बाहर निकलने के लिए उसे कोडोक्स की जरूरत है, जो इस कैद से आजादी की चाबी बन सकता है। और यही हमें पता चलता है कि इस क्लिंटार में नल के साथ साथ कई खतरनाक जोनोफेज भी हैं जो सिम्बोस को खाकर खत्म कर देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है, क्योंकि सनी ने मार्वल कॉमिक्स की स्टोरी से थोड़ा अलग रुख लिया है। जहां कॉमिक्स में जेनोफेज किसी दूसरे ग्रह की प्रजाति माने जाते हैं, वहीं वेनम 3 में दिखाया गया है कि इन सभी जेनोफेज को भी नल ने ही बनाया है। दरअसल नल ने इन्हें सिम्बोस से पहले ही क्रिएट किया था। यही कारण है कि मूवी में सभी जेनोफेज का रंग भी काले रंग का दिखाया गया है। अब दोस्तों, यहाँ से हमें पता चलता है कि सालों पहले जब सिम्बोस ने नल के खिलाफ बगावत कर उसे कैद कर दिया था, तब भी ये जेनोफेज प्रजाति नल के प्रति वफादार बनी रही। नल अपने वफादार जेनोफेज को यह आदेश देता है कि वे पूरे यूनिवर्स में फैल जाए और हर ग्रह पर जाकर कोडेक्स की तलाश करें। जैसे ही उन्हें कोडेक्स मिले, वे उसे लेकर नल के पास आए ताकि वो इस कोडेक्स की मदद से अपने कैद से आजाद हो सके। फिर नल कहता है कि एक बार जैसे ही कोडेक्स उसके पास होगा, वो आजाद होकर पूरे यूनिवर्स को नष्ट कर देगा और अपने डार्कनेस के साम्राज्य की पुनर्स्थापना करेगा। ये कहते ही नल कई पोर्टल्स खोलता है और अपने जेनोफेज को इन पोर्टल्स के जरिए यूनिवर्स के अलग अलग ग्रहों पर भेज देता है ताकि वो उसके लिए कोडेक्स को ढूंढ सके। इसके बाद मूवी का इंट्रो आता है और जैसे ही इंट्रो खत्म होता है, हम एडी ब्रॉक को देखते हैं। इस समय एडी उसी बार में बैठा होता है जहां वो स्पाइडरमैन नो वे होम में था। हमें यह भी पता चलता है कि ये वही सीन है। यहाँ पर एडी ब्रॉक इस यूनिवर्स के हीरोज के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है। साथ ही वो बारटेंडर से सुनता है कि इस यूनिवर्स में थनोस नाम का एक खतरनाक विलन था जिसने आधे यूनिवर्स को 5 सालों के लिए गायब कर दिया था। अब दोस्तों, इसके बाद कहानी एक और मोड़ लेती है। एडी ब्रॉक अपने वेनम सिम्बायोट के साथ अपने यूनिवर्स में लौटने की तैयारी करने में लगता है, क्योंकि उसी वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल कास्ट कर रहे होते हैं। इस स्पेल के कारण एडी और वेनम वापस अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं। वापस लौटने पर भी एडी और वेनम यह देखते हैं कि वे अभी भी उसी जगह पर हैं जहां वे MCU की दुनिया में थे, यानी कि मैक्सिको के उसी बार में। यहाँ तक कि उनके सामने का बारटेंडर भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है, बस फर्क इतना है कि इस यूनिवर्स में उसके बाल लंबे होते हैं। अब वापस अपने यूनिवर्स में आते ही एडी ब्रॉक के लिए वेनम अपने सिम्बायोट के कई हाथ बाहर निकालता है और उसे एक ड्रिंक बनाकर पिलाता है। लेकिन तभी बारटेंडर एडी की ओर देखता है और नोटिस करता है कि उसकी बॉडी से कई हाथ बाहर आ रहे हैं। इसी बीच एडी की नजर बार में लगे एक टीवी पर पड़ती है, जिसमें खबर चल रही होती है कि पैट्रिक मलिगन नाम के एक डिटेक्टिव की मौत हो गई है और पुलिस को शक है कि एडी ब्रॉक ने ही उसे मारा है। पुलिस अब एडी की तलाश में है, लेकिन एडी इस वक्त गायब है। एडी जैसे ही यह खबर सुनता है, उसे समझ में आता है कि इस वक्त सैन फ्रांसिस्को जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहां पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में एडी अपनी बेगुनाही साबित करने की हालत में नहीं होगा। इसी बीच वेनम एडी से पूछता है कि अब उसका अगला कदम क्या होगा। इस पर एडी बताता है कि वह न्यूयॉर्क जाने का फैसला कर रहा है। न्यूयॉर्क के एक जज हैं जिसके कई गहरे राज एडी जानता है। एडी उम्मीद करता है कि ये जज उसकी मदद करेगा और उसे खुद को निर्दोष साबित करने में मदद मिलेगी। जैसे ही एडी यह तय करता है कि उसे न्यूयॉर्क जाना है, वह बारटेंडर को अपने ड्रिंक के पैसे देता है। जब वेनम काउंटर पर पैसे रखता है तो उसके साथ उसकी बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा भी वहीं रह जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही टुकड़ा है जैसे कि उसने MCU यूनिवर्स में छोड़ दिया था। अब कहानी और रोमांचक हो जाती है। एडी ब्रॉक बार से बाहर निकलते ही सड़क पर चलने लगता है। चलते चलते उसके कई कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देती हैं। अब कहानी और रोमांचक हो जाती है। एडी ब्रॉक बार से बाहर निकलते ही सड़क पर चलने लगता है। चलते चलते उसे कई कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वह उनकी दिशा में बढ़ता है।
वहां पहुंचकर एडी और वेनम देखते हैं कि कुछ बुरे लोगों ने कई कुत्तों को पिंजरों में कैद कर रखा है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग इन कुत्तों को बेचने की योजना बना रहे हैं। एडी और वेनम मिलकर यह तय करते हैं कि वो इन सभी पिंजरों को खोलकर कुत्तों को आजाद कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वहां 3 लोग आ जाते हैं जो इन कुत्तों को कैद करने ही वाले होते हैं। एडी उनसे कहता है कि वे चुपचाप इन कुत्तों को छोड़ दें और यहाँ से निकल जाएं, वरना वेनम का सामना करना पड़ेगा। परंतु उन लोगों को एडी की बात पसंद नहीं आती है और वे एडी पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों के जवाब में वेनम सिम्बायोट एडी की बॉडी पर फैल जाता है और इस मूवी में पहली बार एडी पूरी तरह से वेनम में बदलता है। वेनम बनते ही वह सबसे पहले उन सभी पिंजरों को तोड़ता है और सारे कुत्तों को आजाद कर देता है। फिर वह उन तीनों खलनायकों को पकड़ लेता है और उनका अंत कर देता है। इसके बाद एडी वापस अपने मानव रूप में लौट आता है और सभी कुत्तों को आजाद करवाने के बाद वहां से निकल जाता है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही एडी आगे बढ़ रहा होता है, हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बिल्डिंग की छत पर एक जोनोफेज आ जाता है। यह वही जोनोफेज है जिसे नल ने भेजा है। हालांकि एडी उसे देख नहीं पाता और अपने रास्ते पर चलता रहता है। इस बीच दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक रहस्यमय व्यक्ति दूर बैठा एडी ब्राक पर नजर रखा है। एडी जिस सड़क पर चल रहा है, वहां के सीसीटीवी कैमरों की मदद से वह व्यक्ति एडी की हर गतिविधि पर निगाह रखे हुए है। हालांकि इस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता है, पर वह कहता है एडी ब्राक अब बाहर आ चुका है और अब उसे पकड़ने का वक्त आ गया है। इसके बाद वह एक कॉल करता है और जनरल रेक्स को कहता है कि वह एडी ब्राक को पकड़ लें। यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। जनरल रेक्स के बारे में हमें धीरे धीरे यह समझ में आता है कि वह एडी ब्राक और वेनम दोनों के बारे में काफी कुछ जानता है। जैसे ही उसे एडी और वेनम की जानकारी मिलती है, वह अपनी टीम के साथ उस बार में पहुंचता है जहां एडी और वेनम पहले थे। वहां पहुंचकर जनरल रेक्स बारटेंडर से पूछताछ करता है। बारटेंडर बताता है कि वहां एक ऐसा व्यक्ति आया था जिसके शरीर से कई हाथ निकल रहे थे और जो उन हाथों को लंबा करके चीजें पकड़ रहा था। जनरल रेक्स को इस बात से साफ संकेत मिल जाता है कि यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं है। इसके बाद वह अपनी टीम को आदेश देता है कि वो बारटेंडर को बेहोश कर दें और उसे अपने साथ ले जाए ताकि उससे और जानकारी हासिल की जा सके। इसी के साथ जनरल रेक्स वेनम के उस छोटे से सिम्बायोट टुकड़े को भी अपने साथ ले जाता है जो बार काउंटर पर रह गया था। इसके बाद सीन बदलता है और हम एक महिला से मिलते हैं जिसका नाम है डॉक्टर पेन। डॉक्टर पेन एरिया 51 में काम करती है, जो अमेरिका में एलियंस और एलियन से जुड़े रिसर्च के लिए मशहूर है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि एरिया 51 एक ऐसा स्थान है जहां सिम्बोज पर गहन शोध किया जाता है। डॉक्टर पेन अपनी रिसर्च लैब में काम करने पहुंचती हैं और वहां हमें पता चलता है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी सिम्बोज को पकड़कर एरिया 51 में ही रखा गया है। थोड़े समय बाद जनरल रेक्स डॉक्टर पेन से मिलने के लिए एरिया 51 में आता है। वह बाहर से लाया हुआ वेनम का छोटा सा टुकड़ा डॉक्टर पेन को दे देता है ताकि वह उस पर रिसर्च कर सके और वेनम की ताकतों के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सके। इसके बाद डॉक्टर पेन जनरल रेक्स को एक विशेष कमरे की ओर ले जाती है। वहां हम देखते हैं कि इस कमरे में पैट्रिक मल्गन को कैद करके रखा गया है। पैट्रिक मल्गन, जिसे पहले मृत समझा जा रहा था, असल में एरिया 51 में जीवित है और उसे वहां बंदी बनाकर रखा गया है। अब कहानी एक और मोड़ पर पहुंचती है क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि एरिया 51 में कुछ गहरे राज छिपे हुए हैं और पैट्रिक मल्गन का जिंदा होना इसका एक हिस्सा है। यहाँ कहानी और भी रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाती है। डॉक्टर पेन और जनरल रेक्स पैट्रिक मल्गन की स्थिति पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि जब उन्हें मल्गन का शरीर मिला था तब वह मृत था, इसलिए उन्होंने एक सिम्बायोट का उपयोग करके उसे फिर से जीवित किया और अब मल्गन दोबारा जीवन में लौट आया है। इस तथ्य से हमें यह समझ आता है कि सनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में सिम्बोज की शक्ति इतनी अधिक है किसी भी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसके बाद तुरंत पैट्रिक मल्गन अचानक खड़ा हो जाता है और कमरे के शीशे के पास जाकर डॉक्टर पेन और जनरल रेक्स से बात करता है, लेकिन यह जल्दी ही स्पष्ट हो जाता है कि मल्गन नहीं बल्कि उसके अंदर का सिम्बायोट उनसे बात कर रहा है। सिम्बायोट जो खुद नल के बारे में जानता है, डॉक्टर पेन और जनरल को नल की चेतावनी देता है। यह भी पता चलता है कि इस यूनिवर्स के सभी सिम्बोज आपस में हाई माइंड के माध्यम से जुड़े हैं, जिसके कारण वे सभी नल के इतिहास और इरादों से वाकिफ हैं। सिम्बायोट बताता है कि नल अंधेरे का देवता है और उसने ही सिम्बोज की उत्पत्ति की थी कई साल पहले जब सिम्बोज ने मिलकर नल को कैद कर लिया था, लेकिन अब नल आजाद होने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए वह कोडेक्स को हासिल करना चाहता है क्योंकि कोडेक्स ही उसकी कैद की चाबी है। इस जानकारी के बाद कहानी फिर से एडी ब्रॉक पर शिफ्ट होती है। एडी ब्रॉक वेनम के साथ न्यूयॉर्क की ओर जा रहा होता है और एक प्लेन से चिपका हुआ हवा में सफर कर रहा होता है, लेकिन इसी दौरान एक जेनोफेज उसे ट्रैक करते हुए उस प्लेन के पास पहुंच जाता है जहां एडी और वेनम मौजूद हैं। जेनोफेज और वेनम के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें जेनोफेज की निगाहें वेनम के गले पर मौजूद कोडेक्स पर टिक जाती हैं। इस कोडेक्स को हासिल करना जेनोफेज का लक्ष्य होता है क्योंकि यह कोडेक्स ही नल की मुक्ति का साधन है, लेकिन अपनी चतुराई से वेनम किसी तरह से जेनोफेज को चकमा दे देता है। लड़ाई के बीच में वेनम प्लेन से कूद जाता है और हवा में पैराशूट खोलकर एडी को सुरक्षित नीचे उतार देता है
अब सवाल यह है कि क्या एडी और वेनम कोडेक्स को सुरक्षित रख पाएंगे? क्या वे नल के इस भयानक खतरे से बचने में कामयाब होंगे? अब एडी को इस रहस्य की गहराई में समझ आने लगती है। वेनम एडी को बताता है कि नल, जो सभी सिम्बोस का निर्माता है, उसने जेलोफेस जैसी शक्तिशाली और खतरनाक प्रजातियों का भी निर्माण किया है। जेलोफेस एकमात्र उद्देश्य नल के लिए कोडेक्स ढूंढना और इकट्ठा करना है, ताकि वह खुद को उस कैद से मुक्त कर सके जिसमें सिम्बोस ने उसे वर्षों पहले बंद किया था। एडी अब भी इस कोडेक्स की बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाता है, तो वेनम उसे समझाते हुए कहता है कि सिम्बोस में अपने होस्ट को मृत्युपरांत पुनर्जीवित करने की क्षमता होती है, लेकिन जब वे अपने होस्ट को जिंदा करते हैं तो उनके और उसके होस्ट के बीच एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे कोडेक्स कहते हैं। यही ऊर्जा कोडेक्स कहलाती है और नल इसे हासिल करके अपनी कैद से मुक्त होना चाहता है। यह सुनकर एडी को राहत महसूस होती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह तो कभी मरा नहीं है, इसलिए उसके पास कोडेक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन वेनम एडी को चौंकाते हुए कहता है कि वह एक बार मर चुका है। यह सुनकर एडी चौंक जाता है और वेनम उसे वेनम 1 मूवी की उस घटना की याद दिलाता है जब एडी की मौत हुई थी और वेनम ने उसे पुनर्जीवित किया था। इस घटना के कारण एडी के शरीर में कोडेक्स बन गया था। वेनम यह भी बताता है कि कोडेक्स सामान्य तौर पर छिपा रहता है और जेनोफेज उसे देख नहीं पाते, लेकिन जब एडी पूरी तरह से वेनम में बदलता है तब उसके गले में स्थित कोडेक्स चमकने लगता है। यह चमक जेनोफेज के लिए एक संकेत बन जाती है, जिससे वो कोडेक्स का पता लगाकर एडी की ओर आकर्षित हो जाते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर हो। इस जानकारी से एडी को यह भी समझ में आ जाता है कि क्यों वेनम में बदलने के बाद ही जेनोफेज उन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। अब एडी को नल की मंशाओं और जेनोफेज की खतरनाक शक्तियों का पूरा अंदाजा हो चुका है। वेनम के साथ उसकी यह यात्रा और भी खतरनाक हो गई है, क्योंकि अब हर जेनोफेज उसके कोडेक्स के पीछे है। अब न्यूयॉर्क पहुंचकर एडी और वेनम थोड़ी राहत महसूस करते हैं। एडी मार्टिन का आभारी है कि उसके बिना कुछ पूछे उनकी मदद की और उन्हें सुरक्षित न्यूयॉर्क तक पहुंचाया। जैसे ही मार्टिन अपनी फैमिली के साथ एरिया 51 की ओर निकल जाता है, एडी को एहसास होता है कि उसकी स्थिति बेहद नाजुक है। उसे न केवल नल और जेनोफेज के खतरों से बचना है, बल्कि न्यूयॉर्क में उसे खुद को पहचान से भी छुपाना है, ताकि पुलिस या अन्य लोग उसे न पहचाने। छिपने के लिए एडी अपने कपड़े बदलता है और साधारण लुक में न्यूयॉर्क की भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एक कैसीनो में प्रवेश करता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां लोगों की भीड़ रहती है और एडी को यकीन है कि यहाँ कुछ समय के लिए वो खुद को आराम से छुपा सकता है। कैसीनो में पहुंचकर एडी थोड़ा आराम करता है, लेकिन उसके दिमाग में लगातार वही बातें घूम रही हैं। नल का खतरनाक प्लान, जेनोफेज की उस पर निगरानी और कोडेक्स को लेकर चल रही इस जंग का भविष्य। वेनम इस बीच एडी को समझाता है कि उन्हें बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि जेनोफेज से बचने का एकमात्र तरीका है कि वह एडी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म न करें। वेनम कहता है, अगर हमें जेनोफेज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करना है तो हमें जल्द ही नल के कोडेक्स की तलाश से जुड़ी और जानकारी हासिल करनी होगी और इस खेल में शामिल अन्य पात्रों का पता लगाना होगा। अब एरिया 51 के इस हाई टेक लैब में एक बड़ा संघर्ष शुरू होता है। वेनम के कंटेनर से निकलकर एडी के साथ पुनः बॉन्ड हो जाने पर एडी तुरंत वेनम में तब्दील हो जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसी बीच जेनोफेज लैब में प्रवेश कर जाती है और विनाश मचाना शुरू कर देती है। बेकाबू होकर लैब के उपकरणों, दीवारों और संरचनाओं को नष्ट करने लगती है। जनरल रैक्स की पूरी टीम और अन्य वैज्ञानिक दहशत में आ जाते हैं और जेनोफेज की आक्रामकता से बचने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सेडी, जिसे वेनम को मुक्त किया था, स्थिति की गंभीरता को समझती है। वह जानती है कि केवल वेनम ही नहीं बल्कि अन्य सिम्बियो भी जेनोफेज को रोकने में सहायक हो सकते हैं। इसलिए वह साहस दिखाते हुए सभी सिम्बियो कंटेनर्स को खोल देती है ताकि वो बाहर आ सके और जेनोफेज के खिलाफ मिलकर लड़ सकें। जैसे ही कंटेनर खुलते हैं, अलग अलग सिम्बियो अपने नजदीकी वैज्ञानिकों और गॉड से बॉन्ड करते हैं और एक विशाल सामूहिक लड़ाई का दृश्य सामने आता है। एडी, जो अब वेनम के रूप में पूरी तरह से सक्रिय है, जेनोफेज के सामने आता है और उसे रोकने के लिए आक्रामक हमला करता है, लेकिन जेनोफेज की ताकत और गति इतनी तीव्र होती है कि वह अन्य सिम्बियो को भी बारी बारी से मात देने लगती है। बाकी सिम्बिया भी अपने अपने होस्ट के साथ मिलकर जेनोफेज पर वार करते हैं, पर उसकी शक्ति को पूरी तरह से रोकना आसान नहीं होता है। जेनोफेज की एक ही इच्छा है, कोडेक्स को हासिल करना और उसे नल को सौंपना, ताकि नल पूरी तरह से आजाद हो सके। लड़ाई के बीच वेनम एडी को बताता है कि जेनोफेज को हराने के लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, परंतु यह भी चेतावनी देता है कि अगर वे लंबे समय तक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म रहे तो जेनोफेज उनकी मौजूदगी को अधिक तेजी से महसूस कर पाएगी। इस पर एडी पूरी तरह से तैयार होकर जेनोफेज के सामने डट जाता है। डॉक्टर सेडी और अन्य सिम्बिया भी इस लड़ाई में वेनम का समर्थन करते हैं और सभी मिलकर एक अंतिम हमले की योजना बनाते हैं ताकि जेनोफेज को नष्ट कर सकें। लड़ाई के चरम पर एडी और वेनम एक साथ मिलकर जेनोफेज को कमजोर करने का एक तरीका ढूंढते हैं। उन्हें समझ में आता है कि अगर वे कोडेक्स की ऊर्जा को नियंत्रित करके जेनोफेज के खिलाफ मोड़ सके तो जेनोफेज के अंदर का नल का नियंत्रण टूट सकता है। एडी और वेनम यह जोखिम उठाते हैं और उनकी हिम्मत के चल के जेनोफेज कमजोर पड़ने लगती है। अन्य सिम्बियों भी इस ऊर्जा को एकजुट करते हैं और आखिरकार जेनोफेज के आंतरिक सिस्टम पर भारी दबाव डालकर उसे तबाह कर देते हैं। इस अद्भुत समन्वित प्रयास के बाद लैब में शांति लौट आती है
हालांकि एडी और वेनम को यह एहसास होता है कि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि नल की शक्ति और कोडेक्स की महत्वाकांक्षा अभी भी कहीं न कहीं उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वेनम जोसेफ को अपने टेंटाकल्स से पकड़ता है, उसकी योजना यह होती है कि वह उन सभी जेनोफेल्स को उस शक्तिशाली एसिड के पास लाकर नष्ट कर दें। वेनम और एडी ब्राक को एहसास होता है कि अगर वे सभी जेनोफेल्स को इस एसिड के संपर्क में लाने में सफल होते हैं तो वेनम की ताकत के साथ उस एसिड की विध्वंसक शक्ति उन्हें पूरी तरह से खत्म कर सकती है। जेनोफेज एकजुट होकर वेनम पर हमला करते हैं, लेकिन वेनम के पास अपने टेंटाकल्स और सिम्बियोटिक ताकतें हैं। वह अपने आप को और एडी को सुरक्षित रखने के लिए तेजी से आंदोलन करता है। एडी और वेनम एक साथ मिलकर उन जेनोफेज का सामना करते हैं, और जैसे ही जेनोफेज वेनम के पास आते हैं वे उसे घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेनम के टेंटाकल्स का एक अलग ही जादू है और वह जल्दी से उनके अंदर घुसकर उन्हें अपनी ताकत में समाहित कर लेता है। इस बीच एडी और वेनम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जेनोफेज को एसिड के पास लाया जाए। वेनम अपनी लंबी टेंटाकल्स का उपयोग करते हुए जेनोफेज को खींचते हैं और उन्हें उस एसिड वाले कंटेनर के पास लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जेनोफेज के नए साथियों की संख्या और बढ़ गई है, जिससे स्थिति और भी खतरनाक होती जा रही है। जब वेनम लगभग सभी जेनोफेज को एसिड के पास लाने में सफल होता है, वह जोर से चिल्लाता है, अब तुम्हारा अंत आ गया है, और इसके साथ ही वह जेनोफेज के आसपास के क्षेत्रों में एसिड को गिराने की कोशिश करता है। एसिड जैसे ही जेनोफेज पर गिरता है वे दर्दनाक आवाजें निकालने लगते हैं और उनकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। अब एडी और वेनम के पास एक सुनहरा मौका होता है। वेनम अपनी पूरी ताकत लगाकर एक शक्तिशाली हमला करता है और अंततः जेनोफेज को एसिड में धकेलने में सफल हो जाता है। जैसे ही जेनोफेज एसिड के संपर्क में आते हैं उनकी त्वचा पिघलने लगती है और वे बर्बाद हो जाते हैं। यह देखकर बाकी जेनोफेज डर जाते हैं और भागने लगते हैं। इस स्थिति में वेनम और एडी को यह समझ में आता है कि उन्होंने बड़ी जीत हासिल कर ली है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। उन्होंने अपने बलिदान और साहस से एक महत्वपूर्ण लड़ाई जीती है, लेकिन नल का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। अब उन्हें नल के खिलाफ अंतिम लड़ाई की तैयारी करनी होगी, जिससे उन्हें इस पूरी स्थिति से पूरी तरह मुक्त होने का मौका मिले। एडी अब वेनम के साथ इस नए खतरे का सामना करने के लिए और मजबूत हो जाता है। वेनम के साथ उसकी बॉन्ड और भी मजबूत हो जाती है। अब वे एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं नल को खत्म करने के लिए। जैसे ही वेनम अपने प्लान को लागू करता है, वह एडी को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है ताकि उसकी जान बच सके। इस साहसिक फैसले के साथ वह सभी जेनोफेज को खतरनाक एसिड के पास ले जाता है। वेनम जानता है कि अगर वह जेनोफेज को खत्म करना चाहता है तो उसे खुद को भी जोखिम में डालना होगा। जैसे ही वेनम जेनोफेज को एसिड के संपर्क में लाता है, सभी जेनोफेज धीरे धीरे पिघलने लगते हैं और खत्म हो जाते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में वेनम भी एसिड के प्रभाव से मर जाता है। उसकी बलिदान की भावना सभी जेनोफेज को समाप्त करने में मदद करती है, लेकिन उसके साथ एडी भी बहुत सारी चोटों के कारण बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद एडी की आंखें खुलती हैं। वह खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। वहाँ उसे एक यूएस मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर का सामना करना पड़ता है। वह अधिकारी एडी को धन्यवाद देते हुए बताता है कि उसकी और वेनम की वजह से जेनोफेज नाम के एलियन जीवों से मानवता को बचा लिया गया है। अधिकारी एडी को उसके सभी आरोपों से मुक्त कर देता है और उसे बताता है कि अब वह अपनी जिंदगी को बिना किसी चिंता के जी सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडी अब अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अपने साथी वेनम को बहुत याद करता है। उनका रिश्ता और वेनम की शक्ति उसके लिए बहुत खास थी। उसकी अनुपस्थिति उसको काफी प्रभावित करती है। फिल्म का अंत एडी की एक नई शुरुआत को दर्शाते हुए होता है, लेकिन वेनम की यादें और उनके साझा अनुभव हमेशा उसके दिल में बने रहते हैं। दर्शक एडी की यात्रा और वेनम के साथ उसके बंधन की गहराई को महसूस करते हैं, यह जानकर कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। दोस्तों, इस प्रकार फिल्म एक भावनात्मक और रोमांचक मोड़ पर समाप्त होती है, जो दर्शकों को अगले अध्याय की उम्मीद देती है। फिल्म के अंत में दिए गए दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण संकेत लेकर आते हैं। पहले सीन में हमें नल, जो कि सिम्बायोट्स का गॉड है, को देखता है। नल का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है और वह घोषणा करता है कि वह पूरे यूनिवर्स को नष्ट कर देगा। यह संकेत देता है कि नल की कहानी आगे बढ़ने वाली है और वह भविष्य की फिल्मों में एक महत्वपूर्ण खलनायक हो सकता है। इस सीन से दर्शकों को यह भी समझ में आता है कि गॉड ऑफ सिम्बायोट्स नल का उपयोग भविष्य की फिल्मों में किया जाएगा। दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में बर्टेडर को दिखाया गया है, जो एरिया 51 के बाहर खड़ा है और आसपास की तबाही को देख रहा है। उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वहां क्या हुआ है। इसके अलावा थोड़ी दूरी पर वह वेनम सिम्बियोट का एक टुकड़ा देखता है जिसे जनरल रेक्स ने पकड़ा था। यह संकेत करता है कि वेनम अभी भी जिंदा है और उसका यह टुकड़ा भविष्य में फिर से सक्रिय हो सकता है। यह भी संभावना है कि यह टुकड़ा बर्टेडर के साथ बॉन्ड हो जाए और एक नए वेनम का निर्माण करे। इन दोनों सीन के जरिए फिल्म के निर्माता निर्देशक दर्शकों को संकेत दे रहे हैं कि वेनम की कहानी खत्म नहीं हुई है,
इसके नए अध्याय जल्द ही सामने आएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार वेनम द लास्ट डांस एक रोमांचक यात्रा के बाद समाप्त होती है, जिसमें दर्शकों को भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर किया जाता है। आपकी प्रतिक्रिया इस वीडियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आपको यह पसंद आया है तो इसे एक लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। आपकी प्रशंसा और फीडबैक न केवल हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आप किस तरह की सामग्री पसंद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और हम जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।